हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हमने अभी सेकंड यूनिट स्टार्ट करी है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को साझेदारी के बेसिक जो पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट या साझेदारी के मूल तत्व जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, और उसमें साझेदारी किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और साझेदारी के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी थी। बच्चों, साझेदारी व्यवसाय जब एकाकी व्यापार छोटा लगने लगता है या एकाकी व्यापारी को अपनी शक्तियां कम लगने लगती है, उसको पूंजी कम लगने लगती है या अधिक और कार्य क्षमता की आवश्यकता होती है, तो वह एक पार्टनर को ढूंढता है। और जब दूसरा व्यक्ति उसके साथ में पार्टनरशिप में शामिल हो जाता है तो वहीं पर साझेदारी का जन्म होता है। इसका मतलब कम से कम 2 लोग मिल करके और अधिक से अधिक 50 लोग मिल करके साझेदारी का व्यवसाय कर सकते हैं। साझेदारी में सबसे महत्वपूर्ण बात है लाभ का बंटवारा होना। दूसरा, इसमें जो व्यापार है वो वैध होना चाहिए। और तीसरा है लाभ हानि का अनुपात। ये कुछ जो बातें हैं ये सभी साझेदारी सल्लेख, साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, तो सल्लेख में ये बातें होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम साझेदारी फर्म के द्वारा कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, किस प्रकार के बनाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि पार्टनरशिप के बारे में तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन 12th में साझेदारी के लेखे, साझेदारी फर्म किस प्रकार से अपने लेखे बनाते हैं, किस प्रकार से अपने अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो हम इसमें समझने वाले हैं। पिछली ही क्लास में एक और चीज हमने पढ़ी थी कि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, लेकिन यदि साझेदारों के बीच में अनुबंध नहीं होता है तो उस कंडीशन में, अनुबंध के अभाव में, साझेदारी सल्लेख के अभाव में उन पर कौन से नियम लागू होंगे। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि साझेदारी व्यवसाय के लिए हमारे देश में कानून बना हुआ है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। जब साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई अनुबंध न हो, किसी प्रकार का कोई समझौता न हो, किसी प्रकार की कोई शर्तें तय न हो, उस कंडीशन में उनके ऊपर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू होते हैं। और 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता न हो, उस कंडीशन में जो 5 बातें हैं वो हमेशा हमें याद रखना है। पहली बात कौन सी? साझेदारों के बीच में लाभ का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा। चाहे कोई साझेदार कितना भी बोले कि नहीं मुझे इतना लाभ चाहिए, दूसरा बोले कि नहीं मुझे इतना चाहिए, किसी की बात नहीं मानना है। हम तो यहाँ पर केवल और केवल कानून का हवाला देंगे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार समझौते के अभाव में लाभ का विभाजन बराबर बराबर किया जाएगा, समान अनुपात में किया जाएगा। दूसरी बात, किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। चाहे वो कितना भी काम करता हो, फिर भी उसको न तो वेतन दिया जाएगा, न पारिश्रमिक, न कमीशन दिया जाएगा। तीसरी बात है, समझौते के अभाव में, अनुबंध के अभाव में किसी भी साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदार जो पूंजी व्यापार में लगाते हैं उस पूंजी पर ब्याज उनको समझौते के अभाव में नहीं दिया जाएगा। और चौथी बात, उनके द्वारा किए गए आहरणों पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वीं बात, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, तो फर्म को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, तो फर्म किसी अन्य व्यक्ति से ऋण लेने के बजाय अपने पार्टनर से ऋण ले लेती है, अपने साझेदार से ऋण ले लेती है। तो साझेदार यदि फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण के ऊपर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। 6% वार्षिक की दर से उस ऋण के ऊपर ब्याज दिया जाएगा। ये 5 बातें आप यदि याद रखेंगे तो समझौते के अभाव से रिलेटेड यदि कोई बात आती है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। और उसका लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, देखिए सबसे पहला यहाँ पर एक प्रश्न है, इस टाइप से कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें उसका जवाब देना पड़ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन यह दिया है कि मोहन और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं।
निम्नलिखित मामलों में साझेदारों के दावों की सत्यता बताएं यदि साझेदारी सल्लेख में कोई प्रावधान नहीं है, मतलब उनके बीच में किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है। मोहन एक सक्रिय साझेदार है, वह प्रति वर्ष 10,000 रुपए वेतन की मांग करता है। मोहन सक्रिय साझेदार है, मतलब वो सक्रिय है, मतलब ज्यादा काम करता है, और वो बोलता है कि मैं ज्यादा काम करता हूं इसलिए मुझे 10,000 रुपए वार्षिक वेतन दिया जाए। तो क्या हम इसकी बात मानेंगे? हम इसका जवाब क्या देंगे? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार समझौते के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो दावा है वो रद्द किया जाता है। दूसरी बात यहां पर दी है, श्याम ने फर्म को ऋण दिया है और वह ऋण पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज की मांग करता है। क्या करोगे आप? श्याम ने फर्म को ऋण दिया, राम और श्याम दो साझेदार हैं, श्याम भी पार्टनर है और उसने फर्म को ऋण दिया और अब वह उस ऋण के ऊपर 10% वार्षिक की दर से ब्याज की मांग कर रहा है। हम यहां पर भी वही जवाब देंगे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। श्याम को बोल देंगे भैया तेरे को 6% वार्षिक की दर से ब्याज मिलेगा, 10% की दर से नहीं। तीसरी बात, मोहन और श्याम ने पूंजी के रूप में क्रमशः 20,000 और 50,000 रुपए फर्म में लगा रखे हैं। मोहन और श्याम दोनों पार्टनर है, एक ने 20,000 रुपए फर्म में लगाए, दूसरे ने 50,000 लगाए। मोहन चाहता है कि लाभों का विभाजन बराबर बराबर हो। भाई मोहन ये चाह रहा है कि लाभ का विभाजन बराबर हो। तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर मोहन की बात मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारा जो कानून है अधिनियम 1932 है वो भी यही बोलता है कि समझौते के अभाव में साझेदारों के बीच में लाभ का विभाजन समान अनुपात में होगा, बराबर होगा। तो तीसरी बात सही है। चौथा है, श्याम चाहता है कि पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज क्रेडिट किया जाए। श्याम की ये डिमांड है क्योंकि श्याम ने 50,000 रुपए की पूंजी लगाई है, तो ये चाहता है कि पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाए। तो क्या हम उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि उनके बीच में किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं हुआ है और अनुबंध के अभाव में अधिनियम ये बोलता है कि किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब 6% तो क्या, किसी भी प्रकार का पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। बस ये जो मैंने बोला ये उसका जवाब हमें लिखना है। आंसर दिया है, मोहन का दावा गलत है, मोहन वेतन पाने का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? हम स्पष्ट करेंगे कि साझेदारों के बीच में अनुबंध के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं है। बस इसी आधार पर हर बात में हमें अधिनियम का हवाला देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा आपने क्यों गलत किया। चलिए एक और क्वेश्चन आगे एग्जाम्पल दिया, एक्स, वाई और जेड तीन साझेदार हैं, उनका कोई साझेदारी सल्लेख नहीं है। साझेदारी सल्लेख नहीं है मतलब उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है। वर्ष के अंत में उन्होंने निम्न दावे किए, सभी अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। एक्स तथा जेड ने वाई की तुलना में पूंजी की अधिक राशि लगाई है। एक्स और जेड ने ज्यादा पूंजी लगाई है और वाई ने कम लगाई है, इसलिए वे लाभों को पूंजी के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं, जिस पर सभी साझेदार सहमत होते हैं। सभी साझेदार सहमत भी हो गए कि भैया जो भी लाभ होगा उस लाभ को हम पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। पूंजी का अनुपात समझते हो? पूंजी का अनुपात ये होता है कि भाई जैसे एक्स ने पूंजी लगाई है 50,000, एक्स ने पूंजी लगाई 50,000 है ना, वाई ने पूंजी लगाई 1,00,000 और जेड ने पूंजी लगाई 1.5 लाख। तो उनका पूंजी का अनुपात क्या होगा? 50 एकम 50, 50 दोनों 1,00,000, 50 से 1.5 लाख, मतलब 1:2:3। ये उनका पूंजी का अनुपात हो गया, 1:2:3। जबकि हमारा अधिनियम क्या बोलता है कि यदि उनके बीच में कोई सल्लेख नहीं है, यदि उनके बीच में साझेदारी समझौता नहीं है, तो उनके बीच में लाभ का विभाजन कैसा होगा? उनके बीच में लाभ का विभाजन इक्वल होगा, बराबर बराबर होगा, बराबर बराबर होगा या समान अनुपात में होगा।
क्या बोल सकते हैं हम उसको, समान अनुपात में होगा। इस अनुपात में नहीं, पूंजी के अनुपात में नहीं देंगे, भले ही वो सहमत भी हो गए हैं, तीनों आपस में सहमत भी हो गए, लेकिन नहीं, उनको पूंजी के अनुपात में समान अनुपात में उनके बीच में लाभ का विभाजन होगा। दूसरी बात, जेड अपने द्वारा दिए गए 2 लाख रुपए के ऋण पर 10% की दर से ब्याज की मांग करता है। अभी इसके पहले जवाब दिया था, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, उसके ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। कब? समझौते के अभाव में। यदि समझौता हुआ है और फिर वो 10% की दर से, क्योंकि उनके बीच में तय हुआ है, भाई सब साझेदारों ने यदि पहले से तय कर लिया और उस तय नियम के अनुसार काम किया जा रहा है, तो फिर तो उसको कोई कानून नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उनकी सहमति से हो रहा है, तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया। लेकिन बाद में यदि समझौता नहीं हुआ और बाद में यदि वो ऐसा मांग करता है, तो उसकी मांग नहीं मानी जाएगी। समझौते के अभाव में कानून लागू होगा, अधिनियम लागू होगा। अधिनियम क्या बोलता है कि यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, तो उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। फिर है, वाई अपने सुपुत्र एम को फर्म में शामिल करना चाहता है और इस पर सभी साझेदार सहमत हो जाते हैं। जो तीसरा साझेदार जो वाई है, वह अपने पुत्र को साझेदारी में शामिल करना चाहता है और सभी साझेदार सहमत हो जाते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक है और यहां पर एम के प्रवेश हेतु सभी साझेदार सहमत है और इसलिए उसको साझेदारी में प्रवेश दिया जाएगा। इस सभी साझेदारों की सहमति से उसको प्रवेश दिया जा सकता है और इसीलिए उसके सुपुत्र को साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिनका जवाब हम उसमें लिखना पड़ेगा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 अनुबंध के अभाव में क्या बोलता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जहां पर हमें कारण और परिणाम बताना होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। अब जो पार्टनरशिप होती है, जैसे हमने एकाकी व्यापार 11th क्लास में एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ा, तो एकाकी व्यापारी व्यापार करता है और कौन कौन से लेखे बनाता है, वो जर्नल एंट्री करता है, लेजर बनाता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, फाइनल अकाउंट बनाता है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है। अब एकाकी व्यापार में तो एक ही व्यक्ति मालिक होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया, जो शुद्ध लाभ आया, वो हमने उस व्यापारी की जो पूंजी थी चिट्ठे में, उस पूंजी में जाकर हमने उसको जोड़ दिया और सीधे सॉरी उसकी पूंजी में वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर क्या समस्या है साझेदारी व्यवसाय में? आपने जर्नल एंट्री भी कर ली, लेजर भी बना लिया, आपने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, आपने फाइनल अकाउंट बना लिया, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता बना लिया। लाभ हानि खाते से जो शुद्ध लाभ आया, अब उस शुद्ध लाभ को आप चिट्ठे में ले जाओगे, लेकिन चिट्ठे में वहां पर एक पूंजी नहीं है। वहां पर कितनी पूंजी है? यहाँ पर तो कम से कम 2 साझेदार हैं और अधिक से अधिक 50 साझेदार हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको जो लाभ हुआ है, उस लाभ को एक साझेदार की पूंजी में नहीं जोड़ना है। उस पार्टनरशिप में जितने साझेदार होंगे उतने साझेदारों की पूंजी में जोड़ना है। इसका मतलब उस शुद्ध लाभ का आपको विभाजन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है कि उस लाभ का विभाजन कैसे किया जाए? लाभ का विभाजन कैसे किया जाए? तो अभी हमने जो लाभ हानि खाता बनाया, लाभ हानि खाते में जितने भी हमने जो सकल लाभ में से, जैसे व्यापार खाता बनाते, व्यापार खाते में सकल लाभ होता है, सकल लाभ में से हमने जितने भी व्यय थे, अप्रत्यक्ष व्यय, वो हमने उसमें से माइनस कर दिए और शुद्ध लाभ आया। अब इसके बाद हमें उस लाभ का साझेदारों के बीच में बंटवारा करना है। तो बंटवारा करने के लिए हमें एक और खाता बनाना पड़ेगा, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि नियोजन खाता ये क्या होता है? तो ये लाभ हानि खाते का ही एक रूप है, बस इनमें एक अंतर है। लाभ हानि खाते में हम जो चार्ज होते हैं वो लगाते हैं। चार्ज जैसे वेतन, वेतन देना कंपलसरी है, किराया देना कंपलसरी है, मजदूरी देना कंपलसरी है। मतलब जो प्रभार है, व्यापार के ऊपर जो प्रभार है, जो चार्ज है, वो चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आपको देना ही होगा।
तो वो सभी जितने भी प्रभार होते हैं, जो चार्ज होते हैं, वो हम लाभ हानि खाते में लिखते हैं और सकल लाभ में से माइनस करने के बाद शुद्ध लाभ आता है। लेकिन साझेदारों को जो चीजें दी जाती है, जैसे साझेदारों को वेतन देना है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है, किसी साझेदार को कमीशन देना है, तो ये जो चीजें हैं ये व्यापार के लिए, फर्म के लिए प्रभार नहीं है, ये चार्ज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये तो मालिक है। यदि व्यापार साझेदारी फर्म घाटे में चल रही है, साझेदारी फर्मों को हानि हुई है, ऐसी कंडीशन में ये साझेदार खुद ही मना कर देंगे कि भाई मुझे वेतन नहीं चाहिए, मुझे कमीशन नहीं चाहिए, मुझे पूंजी पर ब्याज नहीं चाहिए, क्योंकि फर्म घाटे में चल रही है। घाटे में चल रही फर्म में से और यदि ये वेतन कमीशन की मांग करेंगे तो ये तो बेवकूफी होगी। लेकिन यदि फर्म घाटे में चल रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने जो कर्मचारी को रखा है उसको वेतन देना पड़ेगा। तो वो इसलिए जितने भी चार्ज होते हैं, जो प्रभार होते हैं, जो कंपलसरी व्यय होते हैं, वो हम लाभ हानि खाते में शामिल करते हैं। लेकिन जो चार्ज नहीं होते हैं, लाभ होगा तभी बांटा जाए, ऐसे जो व्यय होते हैं वो हम लाभ हानि नियोजन खाते में लाइक कराते हैं। और वो कौन से होते हैं? एक तो इस शुद्ध लाभ में से अब हम साझेदारों को जो देना है, क्या क्या देना है? यदि किसी साझेदार को वेतन देना है तो शुद्ध लाभ में से वेतन माइनस करेंगे। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है तो उस शुद्ध लाभ में से पूंजी पर ब्याज को माइनस करेंगे। यदि किसी साझेदार को कमीशन देना है तो शुद्ध लाभ में से कमीशन माइनस करेंगे। यदि किसी साझेदार ने फर्मों को ऋण दिया है, उस ऋण पर ब्याज देंगे उसको, और उसके बाद जो शुद्ध लाभ बचेगा, उस शुद्ध लाभ को उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में आपस में बांट दिया जाएगा। अब यहां पर आपको एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि सर लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होता है? लाभ हानि विभाजन मतलब साझेदारों के बीच में लाभ का विभाजन करने के लिए एक रेशो होता है, एक अनुपात होता है, और वो 3 तरीके से हो सकता है। 3 तरीके से कैसा हो सकता है? सबसे पहला तो वो बराबर बराबर बांट ले, तो हम 2 पार्टनर है तो जो भी लाभ होगा हम बराबर बांट लेंगे, ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई साझेदार कम पूंजी लगाता है, कोई साझेदार ज्यादा पूंजी लगाता है, तो जब वो व्यापार शुरू करते हैं, एक ने 50,000 लगाई, एक ने 1 लाख पूंजी लगाई, तो 1 लाख रुपए पूंजी लगाने वाला बोलेगा ना कि मुझे ज्यादा लाभ चाहिए। तो उनके बीच में यदि अनुबंध होता है कि भैया हम लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में करेंगे, तो पूंजी के अनुपात में करने के लिए भाई अभी मैंने बताया था कि एक ने 50,000 पूंजी लगाई, दूसरे ने 1 लाख लगाई, तीसरे ने 1.5 लाख लगाई, तो उनका रेशो क्या हो जाएगा? 1:2:3। ये उनका रेशो हो जाएगा, लाभ विभाजन करने का अनुपात पूंजी के अनुपात में। जिसने जितनी ज्यादा पूंजी लगाई उसको उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। उनके बीच में तय हुआ तो पहला हो गया बराबर बराबर बांटेंगे, दूसरा हो गया पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, और तीसरा उन्होंने जो यदि कोई निश्चित किया है, वो यदि उन्होंने कोई तय कर लिया कि भैया 2:1 में या 3:2 में, या जो भी वो तय करेंगे उस अनुपात में वो बांटा जाएगा। ये लाभ हानि विभाजन अनुपात कहलाता है। ये प्रश्न के अंदर दिया हुआ रहता है कि साझेदारों के बीच में लाभ का विभाजन इस प्रकार से किया जाएगा, या तो बराबर बराबर किया जाएगा, ऐसा लिखा होगा, या पूंजी के अनुपात में किया जाता है तो उनकी पूंजी के अनुपात से निकालेंगे, या उसमें एक रेशो दिया रहता है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है, यदि प्रश्न के अंदर लाभ हानि विभाजन का अनुपात नहीं दिया हो, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया हो कि साझेदारों के बीच में लाभ का विभाजन कैसे किया जाएगा, उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि उनके बीच लाभ का विभाजन बराबर बराबर होता है, और हम बिना सोचे समझे लाभ का विभाजन कैसे कर देंगे? बराबर बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर साझेदारी के अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? तो मैंने बताया सबसे पहला खाता साझेदारों के बीच में बनाया जाता है, और वो है लाभ हानि विनियोजन या लाभ हानि नियोजन खाता। अंग्रेजी में बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि विनियोजन या लाभ हानि नियोजन खाता। अब ये क्या होता है? लाभ हानि नियोजन या विनियोजन खाता, ये लाभ हानि खाते का विस्तार मात्र है। ये जो लाभ हानि खाता अभी मैंने आपको बताया कि लाभ हानि खाते से जो शुद्ध लाभ होता है, उसी शुद्ध लाभ को साझेदारों में बांटना है। बांटने के लिए, वितरण करने के लिए हम लाभ हानि विनियोजन या लाभ हानि नियोजन खाता बना रहे हैं। इसका मतलब लाभ हानि खाते का ही और विस्तार कर दिया गया है। यह वह खाता है जो साझेदारों में लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि साझेदारों के बीच में लाभ के बंटवारे के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है,
तो यहाँ पर हमारा जवाब होना चाहिए लाभ हानि विनियोजन खाता या लाभ हानि नियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस खाते को शुद्ध लाभ एवं आहरणों पर ब्याज के लिए क्रेडिट किया जाता है। इस खाते के क्रेडिट में क्या लिखा जाता है? नेट प्रॉफिट और आहरण पर ब्याज, साझेदारों से जो आहरण पर ब्याज लिया जाएगा और जो लाभ हानि खाते से जो शुद्ध लाभ आया, ये दो चीजें हम इस खाते के कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे शुद्ध लाभ, उसके नीचे लिखेंगे आहरण पर ब्याज। फिर डेबिट में क्या लिखेंगे? डेबिट में लिखा जाएगा पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के वेतन या साझेदारों का कमीशन या फिर संचय का हस्तांतरण, ये सभी क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन, साझेदारों को दिया जाने वाला कमीशन, साझेदारों को दिया जाने वाला पूंजी पर ब्याज, साझेदार के ऋण पर ब्याज, ये सारी चीजें डेबिट में लिखी जाती है। इन समायोजनों के पश्चात जो शुद्ध लाभ या हानि आती है उसे साझेदारों में तय अनुपात, अभी मैंने बताया उनके बीच में जो अनुपात तय किया गया है लाभ का विभाजन करने के लिए, उस अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। साझेदारी सल्लेख के अभाव में शुद्ध लाभ हानि का बंटवारा कैसा होगा? बराबर बराबर होगा। यदि समझौता नहीं है तो लाभ का विभाजन बराबर होगा, और यदि समझौता है तो उनके बीच में यदि कुछ जो अनुपात तय हुआ है उस तय अनुपात में हम उसके बाद जो बचा हुआ लाभ है वो बांट देंगे। यह होता है लाभ हानि विनियोजन या लाभ हानि नियोजन या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है? लाभ हानि नियोजन खाते की विशेषता, सबसे पहले विशेषता है इसकी, यह लाभ हानि खाते का विस्तार है। दूसरी, इसे साझेदारी फर्म द्वारा तैयार किया जाता है। भाई ये खाता स्पेशल कौन बनाता है? साझेदारी व्यवसाय बनाते हैं, साझेदारी फर्म बनाती है। इसमें की जाने वाली प्रविष्टियां साझेदारी सल्लेख अथवा साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्देशित होती है। तो साझेदारी समझौते में या साझेदारी अधिनियम में जो निर्देश दिए गए उसके अनुसार इसमें लिखा जाता है। यह खाता लेखांकन वर्ष में शुद्ध लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। तो क्यों बनाया जाता है? जो शुद्ध लाभ आया है उसको बंटवारे के लिए बनाया जा रहा है। और यह किस प्रकार का खाता है? यह नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है। आय व्यय लाभ और हानि से रिलेटेड है और इसलिए यह खाता एक नाम मात्र का खाता है। वेरी वेरी आईएमपी बात है ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें कई बार पूछ ली जाती है कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है? शुद्ध लाभ के बंटवारे के लिए। दूसरी बात, यह खाता किस प्रकृति का खाता होता है? तो नाम मात्र का खाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका फॉर्मेट आ गया हमारे सामने, लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट है हमारे सामने, और ये फॉर्मेट मैं आपको बता दूं इस प्रकार से आएगा। फुल में देखिए दिख रहा है? वो छोटे हो गए, वापस चलते वहीं पर। ये देखिए लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या लाभ हानि नियोजन खाता। डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले क्रेडिट साइड में मैंने बताया था कि इस खाते के क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा? लाभ हानि खाते का शुद्ध लाभ और साझेदारों के आहरण पर ब्याज यदि दिया होगा तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड में हम आएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां से लाया? ये नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। शुद्ध लाभ, जो लाभ हानि खाते का जो शुद्ध लाभ है वो शुद्ध लाभ सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लाएंगे। दूसरे नंबर पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। यदि साझेदारों ने आहरण किया है और उस पर ब्याज लिया जा रहा है तो वो ब्याज भी हम इस खाते के क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं। ये दो चीजें आ गई। अब इनमें से अब डेबिट में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले पूंजी पर ब्याज आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज जो दिया जाता है वो। सैलरी टू पार्टनर्स, यदि किसी साझेदार को वेतन दिया जाता है वो। कमीशन टू पार्टनर्स,
किसी साझेदार को कमीशन दिया जाएगा वो। ट्रांसफर टू रिजर्व, संचय में यदि उस लाभ का हस्तांतरण कहीं संचय में किया जा रहा है। और किसी भी साझेदार के लोन पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन। और उसके बाद इसमें से ये चीज, सारी चीजें घटाने के बाद जो लाभ बचेगा, इसमें से शुद्ध लाभ और आहरण पर ब्याज, ये दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लोन पर ब्याज, ये चारों चीजें उसमें से माइनस करने के बाद जो लाभ बचेगा, उस लाभ को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। उनके बीच में जो लाभ हानि विभाजन अनुपात तय हुआ है उसमें हम उन साझेदारों में बांट देंगे। और ये खाता यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये खाता यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा उसका फॉर्मेट है, देख लो इसको। इस प्रकार से बना। शुद्ध लाभ आता है तो क्रेडिट होता है, शुद्ध हानि आती है तो डेबिट होती है। वैसे तो लाभ हानि नियोजन खाता तभी बनाया जाता है जब शुद्ध लाभ होता है। शुद्ध हानि 100 में से एक आध बार, यदि कोई भी व्यापारी, कोई भी जो व्यापारी होते हैं वो अपने व्यापार में कभी भी हानि प्रदर्शित नहीं करते, लॉस कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता। और वो साझेदार बेवकूफ होंगे जो हानि होगी और हानि में से वो अपना वेतन लेंगे, पूंजी पर ब्याज लेंगे, क्योंकि वो तो जो लेखे हैं दुनिया देखती है। इसलिए कोई भी नेट लॉस कभी भी दिखाता नहीं, और लॉस हुआ है तो फिर उसमें से ये बंटवारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अधिकांश 99% शुद्ध लाभ आता है जो क्रेडिट में लिखेंगे। उनके आहरण पर ब्याज, ये 2 चीजें लिखेंगे क्रेडिट में, और डेबिट में 4 चीजें आती है। एक तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, यदि किसी साझेदार को वेतन दिया जाता है तो वो, यदि किसी साझेदार को कमीशन दिया जाता है वो, और चौथे नंबर पर यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है उस ऋण पर ब्याज। ये 4 चीजें इसमें से माइनस करेंगे और जो बचेगा लाभ वो उनके पूंजी अनुपात, समान अनुपात, तय अनुपात, जो भी तय निश्चित किया हुआ अनुपात होगा उसमें हम बांट देंगे। और ये हमारा खाता यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर 2 बातें लागू होती है। 2 बातें कौन सी लागू होती है? नंबर 1, या तो साझेदारों के बीच में अनुबंध होगा, या दूसरी बात साझेदारों के बीच में अनुबंध नहीं होगा। यदि साझेदारों के बीच में अनुबंध है तो उस अनुबंध की शर्तों के अनुसार ये हम बनाएंगे। यदि साझेदारों के बीच में अनुबंध है और उसमें लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि साझेदारों के बीच में समझौता हुआ है और उसमें तय हुआ है कि ए को वेतन दिया जाएगा, सभी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, सी को कमीशन दिया जाएगा, डी ने जो लोन दिया है उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा, तो इस शुद्ध लाभ और आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। तो ये शुद्ध लाभ आहरण पर ब्याज क्रेडिट में लिखेंगे और उनका वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लोन पर ब्याज डेबिट लिखेंगे, और उनके बीच में जो लाभ हानि विभाजन तय होगा वो माइनस कर देंगे। लेकिन दूसरी बात कौन सी, कि उनके बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ और ए वेतन मांग रहा है, बी पूंजी पर ब्याज मांग रहा है, सी कमीशन मांग रहा है, डी ऋण पर ब्याज मांग रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, समझौता नहीं हुआ है तो समझौते के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ए को वेतन नहीं दिया जाएगा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, सी को कमीशन नहीं दिया जाएगा, और डी के ऋण पर ब्याज, तो ऋण पर ब्याज उसको केवल और केवल डेबिट साइड में क्या आएगा, ऋण पर ब्याज, और वो भी कितने प्रतिशत से, 6% वार्षिक की दर से। तो इस शुद्ध लाभ में से केवल और केवल हम यहां पर डेबिट करने वाले हैं ऋण पर ब्याज। वो ऋण पर ब्याज निकालेंगे, इस लाभ में से ऋण पर ब्याज को माइनस करेंगे और जो बचा हुआ लाभ है वो उनके बीच में बराबर बराबर बांट देंगे। बराबर बराबर क्यों? क्योंकि समझौते के अभाव में लाभ का विभाजन बराबर होता है। बस ये 2 चीजें देखना है। जब भी लाभ हानि विनियोजन खाता बनाओ आपको ये देखना है कि उनके बीच में समझौता है या नहीं है। समझौता है तो उन शर्तों के अनुरूप बना दो, और यदि समझौता नहीं है तो आप वो 5 बातें याद रखो जो मैंने बताई कि समझौते के अभाव में कौन सा जो 5 बातें हैं वो लागू होती। ठीक है, तो ये था लाभ हानि विनियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि ये लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है।
इन दोनों में क्या अंतर है? प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंट? भाई इन दोनों में यदि अंतर नहीं समझ में आएगा तो फिर गुड़ गोबर हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि भाई लाभ हानि खाता बनाने के बाद लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जा रहा है। ये स्टेप यदि अगली स्टेप यदि आपको क्लियर नहीं हुई तो फिर साझेदारी के लेखे नहीं बना सकते, इसलिए उसको समझना जरूरी है। लाभ हानि खाता बनाने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? भाई आप 12वीं पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? पास होने के लिए पढ़ रहे हो, परिणाम के लिए पढ़ रहे हो ना, अच्छा रिजल्ट आए उसके लिए पढ़ रहे हो। जैसे लाभ हानि खाते का परिणाम क्या निकलता है? शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि जानने के लिए। तो वर्ष के दौरान अर्जित लाभ हानि के निर्धारण हेतु तैयार किया जाता है, या शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के लिए तैयार किया जाता है। और लाभ हानि नियोजन खाता जो शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि इसमें आया है उसके बंटवारे के लिए, उसको बांटने के लिए बनाया जाता है। ये ज्ञात करने के लिए, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का पता करने के लिए लाभ हानि खाता बनाते हैं। और ये जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आई है उसी को साझेदारों में बांटने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। ये अंतर है। दूसरी बात, तैयार करना। इसे व्यापार खाता तैयार करने के बाद तैयार किया जाता है। भाई लाभ हानि खाता कब बनाते हैं? व्यापार खाता में सकल लाभ आता है उसके आधार पर लाभ हानि खाता बनाते हैं। और लाभ हानि नियोजन खाता कब बनाते हैं? जब लाभ हानि खाता बन जाएगा उसके बाद में हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। क्रम ही है, पहले व्यापार खाता, फिर लाभ हानि खाता और उसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता। मतलब लाभ हानि खाता व्यापार खाते के बाद बनाते हैं और लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते के बाद बनाते हैं। तीसरी बात, मद। लाभ हानि खाते में आय एवं व्यय की मदों को दिखाया जाता है। जितने भी आय और मद की, कौन सी मद है? जो प्रभार होती है। प्रभार मतलब व्यापार के लिए जो चार्ज है, जितनी भी चार्जेबल चीजें होती है वो सभी लाभ हानि खाते में लिखी जाती है। आय व्यय से रिलेटेड चार्जेबल मतलब जो कंपलसरी है व्यापार को चाहे लाभ हो या चाहे हानि हो उसको देना ही पड़ेगा। कर्मचारी को वेतन देना पड़ेगा, भवन का किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल भरना पड़ेगा। ये सब आपको कंपलसरी, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें कौन सी मदें दिखाई जाती है? इसमें पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज, ये सारी चीजें इनमें लिखी जाती है और ये चार्जेबल नहीं होती है। ये उनकी, यदि व्यापार में लाभ होता है उसी कंडीशन में वो बांटते हैं। चौथी बात, मिलान सिद्धांत। लाभ हानि खाते के निर्माण में मिलान सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। आय और व्यय का मिलान किया जाता है। इसे तैयार करते समय मिलान सिद्धांत का ध्यान नहीं रखा जाता। फिर उपयोग, इसे सभी व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। सभी के द्वारा तैयार किया जाता है लाभ हानि खाता। हमने एकाकी व्यापार में भी देखा, साझेदारी फर्म भी बना रही है, कंपनी भी बनाती है, हर एक व्यापार करने वाली संस्था लाभ हानि खाता बनाती है। लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता कौन बनाता है? ओनली एंड ओनली साझेदारी फर्म। क्यों? क्योंकि लाभ का बंटवारा साझेदारों के बीच में करना है। ज्यादा लोग, दो, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोगों के बीच करना है और इसलिए ये खाता कौन बनाता है? साझेदारी फर्म तैयार कर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। एक तो या तो लाभ हानि नियोजन खाते से क्या से है या फिर ये दोनों में अंतर। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने लाभ हानि नियोजन खाता और लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर, और साथ में हमने जो समझौते के अभाव में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने देखा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जैसे मान लो आता है, मैं बता दूं आपको, तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ही हम देख लेते हैं। देखो यहाँ एग्जाम्पल आया है। कुछ क्वेश्चन ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को ताकि समझ में आ जाएगा। देखो एक फॉर्मेट जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का फॉर्मेट, ये
ये फॉर्मेट है ना। लाभ हानि वितरण खाता बोलो, लाभ हानि नियोजन खाता बोलो, लाभ हानि विनियोजन खाता बोलो, या अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बोलो। ओवर द ईयर एंडेड, वर्ष के अंत में बनाया जाता है। क्या आएगा सबसे पहले इसमें, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट लिखेंगे। दूसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऋण पर ब्याज लिखेंगे। फिर इधर डेबिट साइड में नेट लॉस, यदि यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं आता है तो यहाँ नेट लॉस आएगा, शुद्ध हानि आएगी। फिर पूंजी पर ब्याज देंगे, वेतन देंगे, कमीशन देंगे, मैनेजर का कमीशन होगा, ये ऋण पर ब्याज होगा, और बाद में जो लाभ बचता है वो साझेदारों में उनके चालू खातों में या पूंजी खातों में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये उसका फॉर्मेट था। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज, बार बार एक ही सवाल आ रहा है कि पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। भाई कोई भी साझेदार व्यापार में क्यों शामिल हो रहा है, कोई भी साझेदार व्यापार में किस लिए शामिल हो रहा है, उसने व्यापार में पूंजी जो लगाई है उस पूंजी के ऊपर उसे इंटरेस्ट चाहिए, नहीं तो वही पैसा जो उसने पूंजी के रूप में लगाया बैंक में क्यों नहीं जमा कर देता। बैंक भी ब्याज देती, लेकिन बैंक कम ब्याज देती है, उसने फर्म में जो पैसा लगाया है वो वहां पर उसको ज्यादा लाभ मिलने वाला है, ज्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है, और ये इंटरेस्ट के कारण तो पार्टनरशिप में शामिल हुआ है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो सबसे पहले तो पूंजी पर ब्याज की जो गणना है वो वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी होती है उस पर की जाती है। एक बात हमेशा आप लिख लेना कॉपी में कि जब भी हम पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे तो कौन सी पूंजी पर करेंगे, क्योंकि दो प्रकार की पूंजी होती है, एक वर्ष के प्रारंभ में और एक वर्ष के अंत में। तो वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी होगी उस पूंजी के ऊपर हम ब्याज की गणना करेंगे। बस ये बात ध्यान रखोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। देखो यहाँ एक प्रश्न है, अमरेश और कमलेश एक फर्म में साझेदार हैं, दो पार्टनर है अमरेश और कमलेश। 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी 2,80,000 और 2,20,000 रुपए थी। अमरेश की पूंजी 280 और कमलेश की पूंजी 2,20,000। 1 सितंबर 2018 मतलब 1 जनवरी को ये पूंजी है, 1 जनवरी 2018 को वो प्रारंभिक पूंजी हुई। ये पूंजी कौन सी हुई, 1 जनवरी 2018 वाली ये प्रारंभिक पूंजी हो गई। फिर जनवरी के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने बाद मतलब 1 सितंबर को उन्होंने निर्णय लिया कि उनमें से प्रत्येक की पूंजी 2,50,000 रुपए होनी चाहिए। भाई अब हम पूंजी को बराबर बराबर कर लेंगे, तो हमारी पूंजी कितनी होना चाहिए, 2,50,000 रुपए होना चाहिए। पूंजी खातों में आवश्यक समायोजन उनसे नगद राशि मांगकर अथवा लौटाकर किए गए। पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। अब उनको उनकी पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाता है, 6%। आपको 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। हमें तो पूंजी पर ब्याज निकाल के बताना है कि अमरेश और कमलेश को वर्ष के अंत में कितना पूंजी पर ब्याज देना है। अब आपके सामने यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा हो गया कि भैया आप पूंजी पर ब्याज किस प्रकार से दोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं, सवाल को हल कर लेते हैं, पूंजी पर ब्याज की गणना वाला। चलिए, ये भी क्वेश्चन था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ना। इसी क्वेश्चन को हल करेंगे हम यहाँ पर। थोड़ा मैं क्वेश्चन को साइड में कर दूं, तो यहाँ पर एक हम थोड़ी सी एक टेबल बनाएंगे। टेबल बना के यदि हम करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे विवरण अमरेश और कमलेश। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना।
पर्टिकुलर पहला पार्टनर कौन है? अमरेश। और दूसरा पार्टनर कौन है? कमलेश। सबसे पहले हमें तो क्या करना है, वर्ष के प्रारंभ में 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी कितनी है? 2,80,000 और 2,20,000। फिर 1 सितंबर 2018 को उनकी पूंजी कितनी हो गई? 2,50,000 हो गई। तो सबसे पहले तो यहां पर हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो इसकी कितनी कैपिटल है? 2,80,000 और इसकी है 2,20,000। अब ये कब थी? 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 को दोनों की पूंजी ये है। अब उनमें चेंज कब हुआ? 1 सितंबर को चेंज हुआ। तो हम यहां पर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक का निकालेंगे? अगस्त तक का। तो 30 अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 सितंबर को उन्होंने तय किया कि 2,50,000 होना चाहिए, मतलब अभी 8 महीने से उनकी पूंजी इतनी है। इसका मतलब 2,80,000 रुपए पर हमें कितने परसेंट से ब्याज देना है? 6% से। और कितने महीने का देना है? 8 महीने का ब्याज देना है। इसी प्रकार से 2,20,000 रुपए पर हमें 6% की दर से 8 महीने का ब्याज देना है। क्लियर? दर है 6%, कितने महीने का देना है? 12 में से 8 महीने का देना है। अब इसको हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 दूनी 12 हो गया, और ये हो गया 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 14 चौकू 56, 14 पंजी 70, 14 छः 84, 14 7 98 और 14 8 112। 112 ये हो गया 1400 गुणित 8 मतलब 11,200। और इसी प्रकार से इसको हल करेंगे, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 1100 और 11 अठी 8800। ठीक, शुरू के 8 महीने का जो ब्याज है वो ये आ गया 11,200 और 8,800। अब हमें क्या करना है? अब उन्होंने 1 सितंबर को यह तय किया कि दोनों की जो पूंजी है वो कितनी होगी? 1 सितंबर 2018 को कैपिटल कितनी हो गई? 1 सितंबर 2018 को कैपिटल उनकी 2,50,000, दोनों की बराबर बराबर हो गई, दोनों की बराबर बराबर पूंजी हो गई। अब तो 2,50,000 रुपए पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज कितना आएगा? 2,50,000 रुपए पर हम कितना निकालेंगे? 2,50,000 गुणित 6 गुणित 4, 4 महीने का 100 गुणित 12। इसी प्रकार से 2,50,000 गुणित 6 गुणित 4 बटे 100 गुणित 12, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 2500 दूनी 5,000। ठीक है, तो बाद वाले 4 महीने का कितना आ गया? 5,000 आ गया। और इसका भी कितना आएगा? 5,000 आएगा। जैसे ये 2,50,000 का आया ऐसे ही इसका भी कितना आ जाएगा? 5,000 आएगा। अब देखिए, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमरेश का कितना हो गया? अमरेश के हिस्से में पहले आया 11,200 और दूसरा आया 5,000, मतलब
16,200। और कमलेश के हिस्से में कितना आ गया? कमलेश को पहले 8,800 प्लस 5,000, तो कितना आ गया? 13,800। हमें ये पूंजी पर ब्याज की गणना इस प्रकार से करना है। भाई वर्ष के प्रारंभ में 2,80,000 थी, ये कब तक रही? 8 महीने रही, तो 8 महीने का ब्याज निकाल लिया। उसके बाद उनकी पूंजी कितनी हो गई? 2,50,000 हो गई, तो 2,50,000 पर निकला। तो इसकी जो पूंजी है वो कितनी रही? शुरुआत में पहला जो ब्याज था वो कितना था? 11,200, और दूसरे नंबर पर कितना मिला? 5,000। तो 11 और 5 16,200 हो गया। और कमलेश का 8,800 और 5,000, 8 और 5 13,800 रुपए। और हमारा आंसर भी यही है, अमरेश और कमलेश का। कि अमरेश को कितना मिला? ये दिया है, अमरेश को 16,200 और कमलेश को 13,800 पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। इस प्रकार से हमें पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं। एक और क्वेश्चन क्या है, देखो। शीला और लीला एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 को उनके पूंजी खातों के शेष क्रमशः 4 लाख और 3 लाख रुपए थे। 1 जनवरी को उनकी पूंजी कितनी है? 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी है, एक की 4 लाख रुपए है और दूसरे की पूंजी है 3 लाख रुपए। अब 1 मई 2018, जनवरी के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने बाद 1 मई 18 को उन्होंने 50,000 रुपए और 40,000 रुपए और लगाए। मतलब उनकी पूंजी और बढ़ गई, 50,000 रुपए। एक ने 50,000 लगाए, दूसरे ने 40,000 लगाए। फिर लीला ने 1 नवंबर 2018 को 12,000 रुपए अपनी पूंजी में से वापस निकाल लिए। 12,000 रुपए पूंजी में से वापस निकाल लिए, तो लीला की पूंजी 12,000 कम करेंगे। पूंजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहां पर हमें पूंजी पर ब्याज निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं हम। इसको बहुत ही आराम से, शांति से उसको समझना है, ये वाले सवाल को। आपको तो ये देखना है कि पूंजी कितने महीने तक स्थिर रह रही है ना, ये हमें निकालना है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, और यहाँ आ जाएगा दो पार्टनर है, कौन है? शीला और लीला। शीला और लीला। क्लियर? नंबर 1, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2018, 1/1/2018 को कैपिटल कितनी है? शीला की है 4 लाख रुपए और लीला की है 3 लाख रुपए। ठीक है, अब 1 मई को दोनों ने 50,000 और 40,000 लगाए। इसका मतलब अभी हम जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का पहले इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब? 1 मई 2018 को। इसका मतलब हम 31 अप्रैल तक का यहाँ पर, चलिए 30 लिख देते हैं यहाँ पर। इसको मैं
30 लिख देता हूँ, 30 अप्रैल 18, 30 अप्रैल 18। तो 30 अप्रैल, 1 से 30 अप्रैल, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने हुए। 4 महीने का ब्याज कितना होगा? तो 4 लाख कितने हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 6%, मल्टीप्लाई बाय 4, 100 गुणित 12। इसी प्रकार से 3 लाख गुणित 6, 4/100 गुणित 12। इसको हम हल करेंगे, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो 4000 दूनी 8000। इसी प्रकार से 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6000। ठीक है, तो पहला वाला जो 4 महीने का जो इंटरेस्ट आया वो शीला का आया 8000 और लीला का आया 6000। अब हम सेकंड स्टेप पर चलते। 1 मई 2018 को उन्होंने 50,000 और 40,000 रुपए लगाए। अब उनकी पूंजी कितनी हो गई? कैपिटल ऑन 1 मई 2018, 1 मई 2018 को अब उनकी पूंजी कितनी हो गई? शीला ने 50,000 लगाया, मतलब अब उन्होंने 4 लाख तो थी प्लस 50,000 और मिला दिया, तो उसकी पूंजी कितनी हो गई? 4,50,000 हो गई। लीला की पूंजी थी 3 लाख और उसने 40,000 रुपए और मिला दिया, तो उसकी पूंजी हो गई 3,40,000 रुपए, 3,40,000 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब आगे क्या हुआ? लीला ने 1 नवंबर 18 को 12,000 रुपए वापस निकाल लिए। भाई लीला, पहले 1 नवंबर आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें 1 नवंबर मतलब 31 अक्टूबर, है ना, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर की स्थिति में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा लीला का निकालना पड़ेगा। तो 3,40,000 गुणित 6। अब यहां कितने महीने आएंगे? हमने अप्रैल तक का तो निकाल लिया था, मई से 3,40,000, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 6 महीने इसकी पूंजी कितनी रही? 3,40,000 रुपए रही। 6 महीने इसकी पूंजी कितनी रही? 3,40,000 रही। तो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा? ये इंटरेस्ट आ जाएगा 300, 300, 3 4 जा 12, 12, 3 तिया 9 और 1 10, 10,200 रुपए। तो सेकंड स्टेप में 6 महीने का ब्याज कितना हुआ? 10,200, किसका? लीला का। अब हमने शीला का क्यों नहीं निकाला? क्योंकि शीला की बाद में शीला की पूंजी में परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम निकालेंगे सीधे सीधे 30। अब क्या हुआ? 1 नवंबर को, हाँ 1 नवंबर को पूंजी कैपिटल ऑन 1 नवंबर 2018, 1 नवंबर 2018 को शीला की पूंजी कितनी है? 4,50,000 है उसकी, तो है ना, और इसकी पूंजी कितनी हो गई? 3,40,000 रुपए में से 12,000 रुपए इसने निकाल लिए। यहाँ लिखा है ना कि 1 नवंबर को 12,000 रुपए अपनी पूंजी में से वापस निकाल लिए, तो इसका कितना बचा? अब 3,28,000 रुपए की उसकी पूंजी बची है, 3,28,000 पूंजी बची है लीला की, और शीला की है 4,50,000 रुपए। ठीक, अब हम 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को उनकी पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। अब 4,50,000 रुपए पर हमने यहां कब निकाला था, इसका अप्रैल तक का निकाल लिया था। अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने का हमें निकालना है। तो 6% की दर से 8 महीने का 100 गुणित 12, ठीक है। और इसका कितना महीने का निकलेगा, 3,28,000 गुणित 6 गुणित, अब हमने इसका कहां तक का निकाल लिया था, इंटरेस्ट ऑन 31 अक्टूबर, तो नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने का निकलेगा, ठीक है। तो हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 2 चौकी 8, तो 4 शून्य शून्य, 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16 और 2 18, सही निकला है। 6 दूना 12, नहीं 18,000 है, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 18,000 रुपए। और इसका कितना आ रहा है, 2, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, 3,280 रुपए, 3,280 रुपए। तो ये हो गया हमारा ठीक। अब इसको यदि मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूं और इन तीनों की पूंजी पर ब्याज को जोड़ दूं, तो कितना होगा, पहला वाला ब्याज कितना है, 8,000, दूसरा वाला ब्याज है 18,000, तो 18 और 8 कितना हो गया, 26,000 हो गया, ठीक है। और इसका पहला वाला कितना है, 6,000, दूसरा वाला है 10,200, 16,200 और 3,280, 16 और 3 19,480, 19,480, ये तीनों को जोड़ा हमने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये 3 को जोड़ा तो ये आ गया 19,480, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शीला का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 26,000 और लीला का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 19,480। ये हमें पूरी तरह से एडजस्टेबल करना पड़ेगा। ये देखो, एक ही पेज पर मैं ले लेता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। ये हमारा आंसर भी आ गया यहाँ पर, देखो पूंजी पर ब्याज शीला का 26,000 और लीला का 19,480 रुपए। क्लियर, आंसर भी हमारा है और यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है। इस टाइप से हमें पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उनकी पूंजी स्थिर कब तक रही, फिर बाद में यदि वृद्धि हुई है तो वृद्धि कब तक रही, यदि पैसा निकाला है तो पैसा निकालने के बाद कितने महीने तक रही, उतने महीने का पूंजी पर ब्याज हमें निकालना है। तो ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, एक और क्वेश्चन है पूंजी पर ब्याज वाला, एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर बाद में वो आहरण पर ब्याज वाले पर हम आएंगे अगले क्लास में। देखो पूंजी पर ब्याज 31 दिसंबर 18 को खाते बंद करने के बाद अ, ब और स के पूंजी खाते 2,00,000, 1,50,000 रुपए और 1,00,000 रुपए का शेष दर्शा रहे थे। मतलब वर्ष के अंत में खाते क्लोज हो गए। क्लोज होना मतलब वर्ष के प्रारंभ की पूंजी में वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज ये सब जुड़ गया और उसके बाद वर्ष के अंत में पूंजी आ गई उनकी 2,00,000, 1,50,000 और 1,00,000 रुपए। बाद में पाया गया कि पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना भूल गए। अब खाते बंद होने के बाद उन्हें पता चला कि पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज देना था, लेकिन नहीं दिया गया, भूल गए। अब वर्ष का लाभ 7,500 रुपए था और साझेदारों ने 10,000, 7,500, 5,000 रुपए का आहरण भी किया था। तो फिर
अब इस कंडीशन में पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। इस कंडीशन में हमें पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। तो यहां पर हमें पहले तो वर्ष के प्रारंभ की पूंजी निकालना पड़ेगा, तभी तो पूंजी पर ब्याज निकलेगा। तो वर्ष के प्रारंभ की पूंजी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, मतलब वर्ष के प्रारंभ की पूंजी की गणना हमें करना पड़ेगी। अभी तक हम पूंजी पर ब्याज निकाल रहे थे तो हमारे सामने तो वर्ष के प्रारंभ की पूंजी दी गई थी, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ष के अंत में दी हुई पूंजी है तो वहां से उल्टा चलना पड़ेगा और प्रारंभ की पूंजी निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालें, उसके बाद में हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए, बी और सी, कैपिटल ऑन कब है, ये पूंजी कब दी है, 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 को उनकी पूंजी कितनी है, ए की पूंजी है 2 लाख, बी की पूंजी है 1,50,000 और सी की पूंजी है 1,00,000 रुपए। ये है उनकी पूंजी कब, वर्ष के अंत में। इसका मतलब इस पूंजी में लाभ जुड़ गया है और आहरण इसमें से घट गया है। अब यदि हमें वर्ष के प्रारंभ की पूंजी निकालना होगा तो आहरण को जोड़ना है और लाभ को घटाना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग, मतलब आहरण। ए ने कितना आहरण किया, 10,000, 7,500 और 5,000, 10,000, 7,500 और 5,000। ये हम इसमें पहले तो ऐड कर लेंगे क्योंकि ये चीज हम इसमें से घटा चुके हैं, है ना। आहरण घटता है, वर्ष के अंत तक प्रारंभ की जो पूंजी है उसमें लाभ जुड़ता है और आहरण घटता है। अब हमारे पास वर्ष के अंत की पूंजी से हमें उल्टा चलना है, इसलिए अब आहरण को हम जोड़ेंगे और लाभ को घटाएंगे। तो ये कितना हो गया, 2,10,000, 1,57,500 और 1,05,000। अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्या करना है, प्रॉफिट, लाभ। कितना वर्ष के दौरान लाभ हुआ था, 7,500 रुपए का लाभ हुआ। 7,500 रुपए का जो लाभ हुआ है वर्ष के दौरान, अब इस लाभ को तीनों में, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो दिया नहीं है और इसलिए हम तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे। मैंने पहले बताया था कि जब प्रश्न के अंदर लाभ हानि विभाजन का कोई रेशो नहीं हो तब तीनों में बराबर बटेगा। भाई 7500 को बराबर बांटो, 25 या 75, तो 2500 ये माइनस होगा, 2500 इसमें से माइनस होगा और 2500 इसमें से माइनस होगा। तीनों में से 2500 2500 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ये बचा 2,07,500। 2,07,500, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0,005, 1,55,000 और इसमें से माइनस करेंगे तो 1,02,500। ये आ गई हमारी कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को हमारी पूंजी आ गई।
अब हम इसके ऊपर पूंजी पर ब्याज देंगे, 10% की दर से पूंजी पर ब्याज निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो 10% कितना होगा, 10% आ जाएगा आसानी से, 2,07,500 का एक जीरो कर दो, 20,750, ये इसकी पूंजी पर ब्याज आ गया। 15,500 ये इसका आ गया, और 10,250 ये इसका आ गया। 18,500, 13,250, सही है। तो ये 2,10,000, 1,50,000, 1,57,500, 1,05,000 में से 7,500 रुपये वर्ष का लाभ हुआ, तो 2,500, 25 या 7,500, तो ये कितना हो गया, 2,10,000 में से 2,500 गए। एक बार हम चेक कर लेते हैं, या तो हो सकता है कि मैंने आंसर वहाँ पर गलत लिखा होगा। 2,07,500, 2,500, ओके, और 1,57,500 माइनस 2,500, ये भी ठीक है, और 2,500 ये भी ठीक है ना। और पूंजी पर ब्याज क्लियर है ये। तो ये इस प्रकार से हमें यदि वर्ष के अंत की पूंजी दी गई हो तो वर्ष के प्रारंभ की पूंजी निकालना पड़ेगा, उसके लिए आहरण उसमें ऐड करेंगे, लाभ उसमें से माइनस करेंगे, और फिर जो वर्ष के प्रारंभ की पूंजी आएगी उस पूंजी के ऊपर जो दर दी गई होगी 10% दी गई है, तो 10% की दर से हम पूंजी पर ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूंजी पर ब्याज की गणना करने के बताए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग उसमें से बताया मैंने, तो इसलिए आप इनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। कल की क्लास में हम फिर आहरण पर ब्याज वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।